नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 12 बायोलॉजी अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 9 एंजाइम जो है वो हम शुरू करेंगे। ये अपनी सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर जो है वो होगा प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 5th, 6th, 7th, 8th ये हम कर चुके। इसमें हम 9th चैप्टर एंजाइम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगली यूनिट जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड से रिलेटेड होगी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले ये चैप्टर 9 चैप्टर जो है इसको हम शुरू करें। अब एंजाइम्स वगैरह के बारे में पढ़ें तो पहले कुछ नॉर्मल प्रोसीजर है या कुछ नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ध्यान में रखें। लिविंग बींग्स जितने भी होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी उनकी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जो है वो एक सेल होती है। एक सेल जो है उसमें लगातार बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो हमेशा होती रहती हैं या बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो सेल के अंदर होते रहते हैं। ये बायोलॉजिकल रिएक्शन जो सेल में या उसके प्रोटोप्लाज्म में होती हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है कैटाबोलिक टाइप की रिएक्शन और सेकेंड वन जो है वो है एनाबोलिक टाइप के रिएक्शन। तो कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन, ये दो टाइप की रिएक्शन जो है वो एक सेल के अंदर हमेशा चलती रहती हैं। अब पहले प्रकार के हम एनाबोलिक रिएक्शन जो हैं उनके बारे में बात करें। कैटाबोलिक रिएक्शन की बात करें। कैटाबोलिक रिएक्शन जो है वो डिसोसिएशन टाइप के रिएक्शन होते हैं जिनमें डिसोसिएशन होता है या मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होते हैं। तो ये डिसोसिएशन टाइप की रिएक्शन होंगे। डिसोसिएशन टाइप की रिएक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे हम एक डाइजेशन की जो रिएक्शन है उसकी हम बात करें। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स में। या फिर स्टार्च है, स्टार्च जो है वो टूट कर बनाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो डिसोसिएशन टाइप के रिएक्शन होते हैं। डिसोसिएशन टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उनमें बॉन्ड जो होते हैं उन बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है या बॉन्ड जो है वो ब्रेक्स होते हैं। तो बॉन्डे इनके अंदर टूटते हैं, तो बॉन्डे टूटेंगे और बॉन्ड टूटेंगे तो इनके कारण से इस टाइप के जो रिएक्शन या प्रोसेसेस होते हैं उनमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। कैटाबोलिक रिएक्शन, दीज आर डिसोसिएशन टाइप रिएक्शन इन विच बॉन्ड्स आर ब्रेक्स, जिसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक्स होते हैं एंड इन दीज रिएक्शंस एनर्जी इज रिलीज या एनर्जी इज रिलीजेस। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो होते हैं सिंथेसिस टाइप की रिएक्शन। सिंथेसिस टाइप की जो रिएक्शन है उनमें सिंथेसिस होता है। सिंपलर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़कर एक साथ जुड़कर या टाई अप होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें तो होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, डिसोसिएशन रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। इनमें सिंपलर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें बॉन्ड फॉर्मेट होंगे, बनेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी जो है उस एनर्जी की रिक्वायर्स, तो इन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्स होते हैं यानी रिक्वायर्ड होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो एनाबोलिक रिएक्शन, these reaction are synthesis type in which bond formation occurs. In these reaction energy required for the bond formation. In these reaction simpler molecule associate and form the complex molecule. अब ये दोनों टाइप की रिएक्शन जो हम वो सेल में या सेल के प्रोटोप्लाज्म में हमेशा चलती रहती हैं। इन दोनों रिएक्शन को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक पाथवे। तो एक सेल जो है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक पाथवे हमेशा चलते रहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल वही मानी जाएगी जिनमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं। जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रुक जाते हैं तो वो सेल एक टाइप से डेड हो जाती है।
अब एक सेल में ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं वो एक सेल के अंदर ही होते हैं, सेल से बाहर ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो लैब वगैरह में नहीं चलती। उसका कारण जो है वो क्या होगा, क्योंकि सेल में कुछ विशेष टाइप के सबस्टांसेस जो हैं वो मिलते हैं जो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हमेशा बनाए रखते हैं, या इन मेटाबॉलिक रिएक्शन को हमेशा जो है वो क्रिएट करते हुए रहते हैं या उनको कंट्रोल करते हुए रहते हैं। वो जो सबस्टांसेस हैं उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन केवल एंजाइम की प्रेजेंस में होते हैं, और एंजाइम जो है वो सेल में ही मिलते हैं, लिविंग सेल में ही, एक डेड सेल में नहीं मिलते। एंजाइम के अब्सेंस में मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो क्या होता है, रुक जाता है। तो इस टाइप से यदि हम देखें तो एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिक यानी कैटा और एनाबॉलिक दोनों टाइप की रिएक्शन के लिए जरूरी होते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल बने या सिंपल से चाहे कॉम्प्लेक्स से मॉलिक्यूल बने, वो एंजाइम की प्रेजेंस में ही होंगी। इस तरह से देखें तो एंजाइम जो है उसका एक दूसरा नाम भी होता है, एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, और ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो इस बेसिस पर यदि हम देखें, डिफाइन करें एंजाइम को, तो एंजाइम जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन नेचर दैट कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन आर नोन एज एंजाइम्स। सीधी सी चीज जो है वो ये बनी, प्रोटीन नेचर के होते हैं और बायो कैटलिस्ट की तरह से एक्ट करते हैं, काम करते हैं। तो द ऑर्गेनिक molecules of a protein nature that acts as biocatalyst in living cells known as enzyme। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो जरूर से ध्यान में रखनी है, जिसमें ये दो शब्द जो है वो आने चाहिए। बायोकैटलिस्ट की तरह से ये एक्ट करते हैं और प्रोटीन नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो होते हैं। अब इसके बाद में एंजाइम की डेफिनेशन वगैरह पढ़ने के बाद में, इसके बाद में हम पढ़ेंगे एंजाइम से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, एंजाइम की खोज या उसके बारे में जो विशेषताएं वगैरह जो है वो बताई गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपना जो सेकंड टॉपिक आता है वो है एंजाइम हिस्ट्री। इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है यदि या थ्योरेटिकल चैप्टर है तो कोई ज़्यादा विशेष समझने वाली बात इसमें नहीं है, केवल याद करोगे इसको। तो हम पहले एंजाइम हिस्ट्री जो है उसके बारे में देखते हैं। एंजाइम हिस्ट्री में 4 साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम प्रमुखता से आता है। तो एंजाइम हिस्ट्री में मेनली इन साइंटिस्ट को जो है वो आप ध्यान में रखोगे। फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बायोकैटलिस्ट को, कि सेल्स में होने वाली जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो एंजाइम की प्रेजेंस में ही होते हैं। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस को एंजाइम का खोजकर्ता माना जाता है, हालांकि उस समय तक इन्हें एंजाइम नहीं कह के बायोकैटलिस्ट कहते थे। तो आइडेंटिफाई एज बायोकैटलिस्ट वो थे बर्जीलियस। बुकनर दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था सबसे पहले एंजाइम को की खोज। डिस्कवर द फर्स्ट एंजाइम जाइमेज इन यीस्ट। सबसे पहला जो एंजाइम खोजा गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो जाइमेज एंजाइम था, जो उन्होंने यीस्ट सेल जो हैं उनके अंदर एक खोजा था। यीस्ट सेल में होने वाली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है फर्मेंटेशन, उस फर्मेंटेशन को कंट्रोल करने वाला जो एंजाइम है या उसे रेगुलेट करने वाला जो एंजाइम है जाइमेज, इसको खोज या कैटलाइज करने वाला एंजाइम है वो था कौन सा, जाइमेज। इसकी खोज इन्होंने की थी। तो ये इनमें इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान में रखोगे। बुकनर डिस्कवर द फर्स्ट एंजाइम, कौन सा था फर्स्ट एंजाइम जो खोजा गया था, ये विशेष चीज है इसमें, जाइमेज इन ईस्ट सेल। विच एंजाइम डिस्कवर फर्स्टली, तो वो था जाइमेज। कोहने ने नेम्ड एंजाइम, इसे एंजाइम नाम दिया था। पहले इन्हें बायोकैटलिस्ट कहा जाता था, एंजाइम नाम जो है यानी ये एंजाइम टर्म जो है वो यूज की थी सबसे पहले कोहने ने। उसके बाद में सुमनर सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया था। उससे पहले एंजाइम जो है या ये मान्यता थी कि एंजाइम केवल लिविंग सेल में ही होते हैं, उनको सेल से बाहर निकाल कर काम में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सुमनर ने सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया, और जिस एंजाइम को क्रिस्टलाइज उन्होंने किया था वो था यूरिएज एंजाइम। तो क्रिस्टलाइज फर्स्ट एंजाइम
तो इस बेसिस पर ये भी इंपॉर्टेंट है। विच एंजाइम क्रिस्टलाइज फर्स्टली, तो वो था यूरिएज एंजाइम। और इन्होंने ही ये बताया क्रिस्टलाइजेशन करके कि एंजाइम जो हो वो कौन किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो इनकी प्रोटीन नेचर को प्रूव जो है वो भी सुमनर ने ही किया था। एक और वैज्ञानिक, या वैसे दो वैज्ञानिक हैं, सेक एंड अल्टमान, इनका नाम भी लिया जाता है। पहले ये मान्यता थी, या ज्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर के होते भी हैं। तो एंजाइम, हम इसमें प्रोटीन नेचर के एंजाइमों को ही पढ़ेंगे, जो भी एंजाइम पढ़ेंगे। तो एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के हों ये जरूरी नहीं है। नॉन प्रोटीनियस नेचर का एंजाइम जो है उसको खोजा था सेक और अल्टमान ने। डिस्कवर द फर्स्ट नॉन प्रोटीन एंजाइम राइबोजाइम, जिसमें प्रोटीन के बजाय आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, एंजाइम का काम करता है। इन विच आरएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। तो ये था राइबोजाइम एंजाइम, जो आरएनए स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है, उसकी खोज करता थे सेक एंड अल्टमान। तो इनमें मेनली ये तीन चीजें। फर्स्ट एंजाइम वो था जाइमेज, डिस्कवर किया था ईस्ट सेल में। फर्स्ट एंजाइम क्रिस्टलाइज वो था यूरिएज एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। फर्स्ट नॉन प्रोटीन नेचर एंजाइम वो था राइबोजाइम, जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्या काम करता है, एंजाइम की तरह से काम करता है। ये एंजाइम की हिस्ट्री जो है उसके रिलेटेड चीजें जो है वो हमने पढ़ी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर। तो एंजाइम स्ट्रक्चर जो है उसमें देखें कि एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो किस प्रकार के होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं, वो एंजाइम स्ट्रक्चर में हमें देखते हैं। तो एंजाइम स्ट्रक्चर को यदि हम समझें तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि एक कंप्लीट एंजाइम या एक एक्टिव एंजाइम जो है वो ये मानकर चलना है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन ये चीज भी साथ में ध्यान में रखने कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो इसका तो मेन कंपोनेंट होता है, लेकिन एंजाइम को एक्टिव होने के लिए या एक कंप्लीट एंजाइम की तरह से एक्ट करने के लिए उसे साथ में कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या नॉन प्रोटीन सबस्टांसेस जो है उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट एंजाइम जो है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भाग से मिलकर बनता है। मेन जो पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट होता है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ एसेसरी पार्ट होता है, लेकिन इसेंशियल होता है। बिना इसकी प्रेजेंस के एंजाइम का प्रोटीन पार्ट या एंजाइम जो है वो एक्टिव ही नहीं होता। तो एक कंप्लीट एंजाइम कंप्लीट एंजाइम फॉर्म्स बाय द टू पार्ट या फॉर्म्स from the combination of two part in which one part is protein part and second part is a non protein part। कंप्लीट एंजाइम जो होता है उसको नाम दिया जाता है या उसके लिए टर्म जो यूज की जाती है वो है होलो एंजाइम। होल यानी कंप्लीट एंजाइम। और ये होलो एंजाइम जो हो दो चीजों से मिलकर बना है। एक इसमें प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट जो है उसको कहा जाता है एपो एंजाइम। ये जैसे एक एंजाइम है, इसमें ज्यादातर पार्ट इसका ये एपो एंजाइम है, प्रोटीन पार्ट है, लेकिन साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो भी जुड़ा हुआ रहेगा तभी ये काम करेगा। उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। जैसे यहाँ पर ये छोटा सा भाग कोफैक्टर के रूप में जुड़ा है। तो एक कोफैक्टर मॉलिक्यूल एडेड विद एपो एंजाइम एंड मेक्स एंड होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बनता है। तो इसमें ये चीज ध्यान में रखें, होलो एंजाइम इन दोनों का जुड़ा हुआ भाग है जो एक्टिव एंजाइम है। एपो एंजाइम एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टरे उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टरे एपो एंजाइम से कैसे जुड़ा है और इसकी नेचर कैसी है, उसके बेसिस पर कोफैक्टर जो है उसके 3 टाइप होते हैं। तो कोफैक्टर्स आर ऑफ ए 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स इसके जो हैं वो कौन से होंगे उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट वन है नोन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड वन है कॉल्ड को एंजाइम एंड द थर्ड वन इज मेटेलिक ग्रुप या एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर या इसे मेटल एक्टिवेटर जो है वो भी कहा जाता है। तो ये मेटेलिक ग्रुप होता है या मेटेलिक नेचर का ये मिलता है।
तो इसमें ये 3 पार्ट जो हैं वो मिलेंगे, मेटल आयन के रूप में ये इसके साथ में जुड़े हुआ रहेगा। अब एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक सबस्टेंस। कोएंजाइम जो है वह भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है या वो भी ऑर्गेनिक नेचर का ही होता है। लेकिन तीसरा, थर्ड वन जो है एंजाइम एक्टिवेटर, ये जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। तो ये तीसरा जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर इन दो की बात करें तो ये दोनों जो है वो ऑर्गेनिक नेचर के ही हैं। अब ये अलग अलग जो है वो किस बेसिस पर होते हैं, एंजाइम के साथ में इनका जो जुड़ाव होता है, जो एसोसिएशन होता है वो किस प्रकार का है उसके बेसिस पर। ये जो है उनका एसोसिएशन टाइटली होता है, ये टाइटली एसोसिएटेड होते हैं, और ये जो है वो लूजली एसोसिएटेड होते हैं। तो इस बेसिस पर जो है वो ये अलग होंगे या अलग अलग पार्ट के मिलेंगे। अब यहाँ पर यदि हम इनकी बात करते हैं तो 3 टाइप के हो गए कोफैक्टर। सीधी सी बात ये ध्यान में रखें, प्रोस्थेटिक ग्रुप, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर टाइटली एसोसिएटेड विद एपोएंजाइम या विद प्रोटीन पार्ट। एग्जाम्पल इनका यदि हम देखें तो जैसे साइटोक्रोम जो है वो इसी टाइप के होते हैं। कोएंजाइम, these are organic molecules या such organic molecules that loosely attached with protein part known as coenzyme। एग्जाम्पल में देखें NAD, FAD, ये एंजाइम इसमें आते हैं। और एक्टिवेटर या मेटल आयन, these are inorganic molecule और metallic ion like iron, Fa2+, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, ये इसमें अब शामिल किए जाते हैं। तो इस बेसिस पर स्ट्रक्चर में देखें तो सीधा सा है, कंप्लीट एंजाइम टर्म्स एज होलो एंजाइम विच इज मेड अप ऑफ ए 2 पार्ट, वी आर मेड अप बाय 2 पार्ट, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट नोन एज ए कोफैक्टर। Cofactor is of a 3 types. Cofactor are of a 3 types. First one, prosthetic group. Such organic molecule that tightly associated with apoenzyme and make holoenzyme known as prosthetic group. Coenzyme, such organic molecules that are loosely attached with apoenzyme, जिनको सेपरेट भी किया जा सकता है, वापस भी जोड़ा जा सकता है, that are coenzyme and activator, inorganic molecule mainly metallic ion, these are associated with apoenzyme called activator या metal activator। तो ये 3 टाइप के होते हैं कोफैक्टर। तो इसमें इनके बारे में बस इतनी सी ये जो चीज़ है इसको ध्यान में रख लें, बाकी नोट्स वगैरह में आपको ये नोटे करवाया हुआ है। इसके बाद में एंजाइम की स्ट्रक्चर वगैरह जो हमने पढ़ी, उसके बाद में हम एंजाइम प्रॉपर्टीज जो है उनकी बात करते हैं। एंजाइम मॉलिक्यूल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, थर्ड जो टॉपिक है उस पर हमें आते हैं। तो एंजाइम प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो इसमें हम 7 प्रॉपर्टीज जो हैं इनके बारे में स्टडी आउट करेंगे। प्रोटीन नेचर, कोलोइडल नेचर, लार्ज साइज, एम्फोटेरिक नेचर, एंजाइम ऑप्टिमा, एंजाइम इनहिबिशन एंड एंजाइम स्पेसिफिसिटी। लेकिन इनको हम पढ़ें तो उससे पहले एक्टिव साइट, एक जो टर्म आती है उसको आप और ध्यान में रखोगे। एक्टिव साइट जो है वो क्या होंगे, एंजाइम जो है इसका मेन पार्ट जो है वो प्रोटीन पार्ट है और एक्टिवेटर के रूप में या कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में इसमें कोफैक्टर जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर एंजाइम जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट को अपने साथ में जोड़ते हैं और फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसके लिए सबस्ट्रेट का इस एंजाइम्स के साथ में जुड़ना जरूरी है। अब मान लें एक सबस्ट्रेट जो है वो ये है, ये सबस्ट्रेट यहाँ पर जुड़ेगा, तो इस एंजाइम पर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं और उन स्पेसिफिक साइट पर आकर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ में अटैच हो जाता है या इसके साथ में जुड़ जाता है। इस साइट को, वो साइट, वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है एंजाइम के साथ में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइटें कहते हैं।
एक एंजाइम पर एक से ज्यादा एक्टिव साइट होती हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ये एक्टिव साइट हो सकती है। जितने एक्टिव साइट होंगी उतने ही उसके साथ में क्या होंगे, सबस्ट्रेट जुड़ेंगे। तो एक्टिव साइट, द साइट ऑफ एन एंजाइम या ऑफ एन एपो एंजाइम पार्ट के साथ में जुड़ेंगे, ये तो केवल इसको एक्टिव करता है। तो द साइट ऑफ ए साइट ऑन ए एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल अटैच विद एंजाइम सरफेस या विद एंजाइम नोन एज एक्टिव साइट्स, वो स्थल जहां पर एंजाइम अणु का वह स्थल है जहां पर उसके साथ में क्रियाकारक अणु जुड़ते हैं, उन जगहों को हम एक्टिव साइट कहेंगे। और ये एक्टिव साइट के बेसिस पर ही एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। अब इसके बाद में, इस चीज को समझने के बाद में हम इनकी प्रॉपर्टीज जो है इनको देखते हैं। पहला है प्रोटीन नेचर। जैसे कि डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा है, एंजाइम जो वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। मेन पार्ट इनका एपो एंजाइम है वो प्रोटीन का ही बना होता है, हालांकि कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर के रूप में भी इनमें पाया जाता है। दूसरे एंजाइम जो वो कोलोइडल नेचर के होते हैं, मतलब इनकी जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं होती, ये सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। कोलोइड नेचर के होने के कारण से, जैसे टूथपेस्ट वगैरह होता है जिसको हम जैसे चाहें दबाएं वैसा वो दब जाए, उस तरह का होता है, तो कोलोइडल नेचर का होता है। और इसके कारण से ये प्रोवाइड, ये जो नेचर है वो क्या करवाती है, एंजाइम को एक्सटेंसिव सरफेस से प्रोवाइड करवाती है। एक्सटेंसिव सरफेस का मतलब इसके कारण से इसकी सरफेस जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है और उसके कारण से एक्टिव साइट यानी जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़े हैं वो सरफेस बढ़ जाती है। तो कोलोइडल नेचर प्रोवाइड एक्सटेंसिव सरफेस टू द एंजाइम फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। लार्ज साइज एंजाइम जो मॉलिक्यूल जो है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और जितने साइज में बड़े होंगे उतने ही उनके ऊपर एक्टिव साइट होंगे, और जितने ज्यादा उनके ऊपर एक्टिव साइट होंगे उतने ही ज्यादा सबस्ट्रेट उनसे जुड़ेंगे, यानी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो एंजाइम की ये जो सरफेस है इसके ऊपर कई सारी एक्टिव साइट होती हैं, यहाँ 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 इस तरह से ये जुड़ जाते हैं। तो लार्ज साइज होती है, और लार्ज साइज के कारण से इसमें जो एक्टिविटी है एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये इसके बाद में एम्फोटेरिक नेचर, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, और प्रोटीन जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो नेचर में न्यूट्रल होते हैं। तो ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, और न्यूट्रल नेचर के होने के कारण से ये एसिडिक या बेसिक दोनों टाइप के जो सबस्टांसेस होते हैं उनके साथ में ये अपनी एक्टिविटी जो है वो शो कर सकते हैं। एंजाइम ऑप्टिमा, ये एक विशेष गुण है एंजाइम का। एंजाइम ऑप्टिमा जो है वो क्या होगी, एंजाइम की एक्टिविटी जो है, यानी एंजाइम जो है वो एक्टिव होते हैं या एक्टिविटी शो करते हैं, ये अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। इन एक्टिविटी शोज इन सम स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ विशेष कंडीशन में ही अपनी एक्टिविटी को ये शो करते हैं, यानी ये अफेक्ट होते हैं। द फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की एक निश्चित रेंज में ये काम करते हैं, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कम या ज्यादा टेम्परेचर होने पर इनकी एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। या फिर पीएच से भी ये अफेक्ट होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है उससे भी ये अफेक्ट होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एंजाइम शो द बेस्ट एक्टिविटी इन सम स्पेसिफिक कंडीशन, दिस इज नोन एज एंजाइम ऑप्टिमा। ये जो स्थिति है इसी को एंजाइम ऑप्टिमा कहेंगे। फिर है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम जो है वो सेल में मिलने वाले कुछ दूसरे जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनसे भी वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, और कुछ सबस्ट्रेट जो है उनकी प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी लेस हो जाती है, घट जाती है। ऐसे सबस्टांसेस को या मॉलिक्यूल्स को, केमिकल्स को हम एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, और ये कंडीशन जो है वो एंजाइम इनहिबिशन कहलाती है। तो एंजाइम इनहिबिट्स देयर एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स, these are known as a enzyme inhibitors, and this property of enzyme is known as a enzyme
इनहिबिशन। फिर उसके बाद में है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है इसका अर्थ जो है वो क्या होगा कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक रिएक्शन पर ही अपना काम करते हैं। एंजाइम एक्ट्स या कह सकते हैं एंजाइम कैटेलाइज सम स्पेसिफिक रिएक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइम स्पेसिफिसिटी। हर एंजाइम जो है वो किसी हर एक क्रिया को प्रभावित कर दे ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है, उत्प्रेरित करता है, ये एंजाइम स्पेसिफिसिटी कहलाती है। तो एंजाइम कैटेलाइज सम स्पेसिफिक रिएक्शन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब ये एंजाइम स्पेसिफिसिटी, कोई भी एंजाइम कौन सी स्पेशल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, उत्प्रेरित करता है, उसके बेसिस पर एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है वो भी 4 प्रकार की होती है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इसके अंदर आता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखोगे। एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। अब एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है ये 4 टाइप्स की होती है। तो एंजाइम स्पेसिफिसिटीज आर ऑफ 4 टाइप्स। तो इन्हें 4 के बारे में जो है और उनके एग्जाम्पल जो है उनको हमें डिटेल से एक बार रीड कर लेते हैं या इनकी स्टडी जो है वो एक बार डिटेल से कर लेते हैं। तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है उसके 4 टाइप देखें। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप ए, बॉन्ड एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। पहले एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी जो है उसकी बात करते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक या स्पेशल सब्सटेंस जो है उसी को कैटेलाइज करते हैं, उसी से रिलेटेड एंजाइम रिएक्शन जो होती हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। तो विच एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन स्पेशल या स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, ओनली वन स्पेसिफिक सब्सटेंस नोन एज ए एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। दिस टाइप स्पेसिफिसिटी जो है वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहलाएगी। इस तरह के कई सारे एंजाइम जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल में यदि हम देखें यूरिएज जो है वो काम करता है या कैटेलाइज करता है केवल यूरिया से रिलेटेड रिएक्शन को ही। तो केवल यूरिया पर काम करता है या यूरिया का डिकम्पोजिशन करता है यूरिएज। तो ये एक स्पेसिफिक एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी वाला एंजाइम हो गया। ग्रुप स्पेसिफिसिटी एक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ए सबस्टांसेस। कई सबस्टांसेस जो हैं वो अपनी समानताओं के कारण से, सिमिलरिटीज के कारण से एक ही ग्रुप में एक साथ रखे जाते हैं। जैसे हम बात करें हेक्सोज शुगर की, हेक्सोज शुगर जो है वो हम किन्हें कहेंगे, 6 कार्बन वाली जो शुगर होती हैं वो सारी हेक्सोज शुगर आती हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, तीनों के तीनों जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, हेक्सोज शुगर में ही शामिल किए जाते हैं। तो हेक्सोज शुगर है ये इन तीनों मॉलिक्यूल का या सबस्टेंसेस का एक ग्रुप हो गया। इस पर काम करता है या एक्ट करता है एक एंजाइम, कौन सा, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज जो है वो चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, तीनों की काइनेसिस से रिलेटेड जो एंजाइम जो रिएक्शन होती हैं उनको कैटेलाइज करता है। तो हेक्सोकाइनेज जो है वो ग्रुप पे स्पेसिफिसिटी शो करता है, केवल स्पेशल मॉलिक्यूल पर नहीं, यूं नहीं कि ग्लूकोज पर, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज, दोनों को ही कैटेलाइज करता है, इसलिए ये ग्रुप स्पेसिफिसिटी हो गई। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल के बीच में है उसको नहीं देखते, वो उस बॉन्ड को पहचानते हैं, बॉन्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनके ऊपर अपना एक्ट शो करते हैं। तो एक्ट ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड। एग्जाम्पल में देखें फोस्फोडाई एस्टरेज एंजाइम, या इसको राइबो न्यूक्लिएज भी कहा जाता है। ये राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो काम करता है फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड पर। तो यूं कह सकते हैं फोस्फोडाई एस्टरेज, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है। अब फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड चाहे एडेनिन और ग्वानिन के बीच में हो तो भी उस पर ये काम करेगा, या फिर चाहे एडेनिन और थाइमिन के बीच में हो, चाहे थाइमिन और साइटोसिन के बीच में हो, सब पर काम करता है। या प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम जैसे होता है पेप्टाइडेज एंजाइम। 20 अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं चाहे कोई से ही हो, उनके बीच में बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड की पहचान करता है, वो चाहे कोई से अमीनो एसिड के बीच में हो। तो पेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लियेज, ये जो है वो बॉन्ड स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। और फोर्थ स्पेशल टाइप की जो स्पेसिफिसिटी है वो है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। एंजाइम एक्ट ओनली ऑन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर प्रकाशिक समअवयवी होते हैं। केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट आएगा उसमें आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे कि ये बायोमोलिक्यूल जो होते हैं जैसे एमिनो एसिड हैं, ग्लूकोज हैं, इनके दो अलग अलग स्टीरियो आइसोमर मिलते हैं। मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन ग्रुप जो उनके अंदर जुड़े हैं वो कहाँ पर जुड़े हैं उसके बेसिस पर, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो कहाँ जुड़े हैं उस पोजीशन के बेसिस पर वो दो टाइप के स्टीरियो आइसोमराइजेशन शो करते हैं, जिनको हम कहते हैं डी और एल। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लेवो रोटेटरी। जैसे ग्लूकोज है वो दो टाइप का होता है, फ्रक्टोज दो टाइप का, एमिनो एसिड जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक डी एमिनो एसिड और एक होता है एल एमिनो एसिड। तो इनमें एमिनो एसिड मॉलिक्यूल तो सेम ही है लेकिन उसमें रोटेशन जो है वो कैसा है, स्टीरियो आइसोमराइजेशन कैसा है उस पर काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो उसको हम कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो एक्ट ओनली ऑन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर। एंजाइम की यदि हम बात करें तो इसमें एमिनो एसिड ऑक्सीडेज की बात करते हैं। एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो एमिनो एसिड का ऑक्सीडाइजेशन करता है, लेकिन किसका, केवल लेवोरोटेटरी एमिनो एसिड का। तो इस बेसिस पर ये एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो क्या शो करता है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करता है। तो ये चार टाइप की स्पेसिफिसिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान में रखोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ गया होता है। तो इसमें हमने एंजाइम स्पेसिफिसिटी ये 7वें प्रॉपर्टीज की पढ़ी, इससे पहले 6 प्रॉपर्टीज और पढ़ी है। तो एंजाइम प्रॉपर्टीज की स्टडी हमने की है। इसके बाद में आगे का जो पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।